नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। शहद परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत की पहल प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ये प्रयोगशाला आनंद, गुजरात में कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। शहद परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारत की पहली प्रयोगशाला का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि कृषि मंत्रालय ने जब परीक्षण प्रयोगशाला की कल्पना की तो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में और इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में जो पार्टनर की आवश्यकता थी, भागीदार के रूप में नेशनल डेयरी विकास बोर्ड को जोड़ा और उनके सहयोग से इस काम को आज अंजाम दिया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। यह प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। ऐसी 5 और प्रयोगशालाएं खोलने की भी योजना है। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ कृषि मंत्री ने किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार गांव, गरीब किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारत सरकार देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, गांव का विकास करने और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी किसी योजना का सृजन करते हैं तो हर योजना के हर निर्णय के केंद्र में गांव, गरीब किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की इच्छा रही कि छोटे से छोटे, गरीब से गरीब किसान के जीवन स्तर में भी बदलाव आए। और ऐसे हमारे तमाम सारे भाई बहन हैं जिनके पास जमीन का रकबा तो नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो खेती के काम से ही जुड़े हैं। लेकिन गांव में जो साधन है, उस साधन के माध्यम से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पाती। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा, गांव में रहने वाले गरीब आदमी की, किसान की ताकत बढ़ेगी, समृद्धता बढ़ेगी, तभी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी की सदैव इच्छा रही है कि छोटे से छोटे किसान के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए और उनकी आय बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। और ऐसा होने पर ही हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है। इनके सहित विभिन्न सेक्टरों के लिए योजनाएं बनाते हुए सरकार देश का निरंतर विकास कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र का उपयोग करके इस दृष्टि से भी जागरूकता कार्यक्रम फैलाने की आवश्यकता है कि मधुमक्खी पालन अगर आपके आसपास किसी क्षेत्र में हो रहा है तो यह आपके खेत में उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा। फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर विपणन होगा, तो निश्चित रूप से जो उसका मालिक होगा
उसको फायदा भी होगा, उसको आमदनी भी होगी। लेकिन जब हम मधुमक्खी पालन के बारे में विचार करते हैं तो एक पक्ष है शहद का उत्पादन बढ़ाना, शहद का निर्यात बढ़ाना, शहद के उत्पादन का योगदान कृषि की जीडीपी में जुड़े, यह भी हमारी आवश्यकता है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, वो दूसरा पक्ष हमारे ध्यान में रहना जरूरी है कि जो छोटा मझोला और जिसके पास कृषि नहीं है, ऐसा जो वर्ग है, उस वर्ग को टारगेट करके अगर हम मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित रूप से यह हमारा मिशन उन क्षेत्रों तक, उन वर्गों तक, उन व्यक्तियों तक पहुंचेगा जिसको निश्चित रूप से 2 जून की रोटी उपलब्ध कराने की आज तकलीफ हो रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देते हुए शहद के उत्पादन तथा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस क्षेत्र में और बेहतर प्रयास सभी को मिलजुल कर करने होंगे। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम का विस्तार करने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने छोटे किसानों को लक्ष्य में रखते हुए मधुमक्खी पालन के विकास पर जोर दिया। कम लागत सरकार की सब्सिडी ये छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है और जब उन तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से जो आवश्यकता के लिए पात्र है उस व्यक्ति का फायदा होगा और उसके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। मधुमक्खी पालन भी निश्चित रूप से इसी दृष्टिकोण के आधार पर हम सब लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है। सरकार की सब्सिडी का पूरा लाभ निचले तबके तक पहुंचना चाहिए। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी यह बात देखी जानी चाहिए। इस प्रयोगशाला के माध्यम से शहद की गुणवत्ता, प्रामाणिकता को सिद्ध किया जा सकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके जरिए आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की बात आई तो बाकी तुलना में मधुमक्खी पालक किसानों के लिए पैकेज छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन सामान्य तौर पर इस कार्यक्रम के लिए जो पैसा पहले दिया जाता था वो तो एक तौर से ऊंट के मुंह में जीरा ही दिखाई देता था। लेकिन इस बार एक और हलवत खेती के लिए 4000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने रखे, वहीं 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालकों के लिए भी प्रावधान किया गया। यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो राशि है आमूलचूल परिवर्तन लाएगी और निश्चित रूप से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। लेकिन जब हम मिशन मोड पर काम कर रहे हैं और आने वाले कल में 1,82,000 उत्पादन के लक्ष्य को हमें पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमको टेस्टिंग लैब की फैसिलिटीज को और विकेंद्रित करना पड़ेगा। टेस्टिंग लैब की सुविधा को और भी विकेंद्रित करना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में हितग्राही ज्यादा है वहां इस तरह की सुविधाएं हों। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा कार्यक्रम किए जाएं। समारोह को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने भी संबोधित किया। आनंद के सांसद मितेश पटेल, NDDB के चेयरमैन दिलीप रथ सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय डेयरी एवं मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपनी राय साझा की। बी बोर्ड, कृषि मंत्रालय, KVIC, ये सबको जोड़ करके प्रधानमंत्री ने पहली सरकार में कहा था कि अगर देश के किसानों की आमदनी व्हाइट रेवोल्यूशन से दूध से बढ़ सकता है, आज
8 लाख करोड़ का दूध होता है किसानों की आमदनी। तो स्वीट रेवोल्यूशन, और उसी प्रधानमंत्री के कारण आज स्वीट रेवोल्यूशन सबसे बड़ी कठिनाई थी दुनिया में। लगभग आने वाले दिनों में $30 बिलियन का, अभी तो $15 बिलियन का लगभग है, और भारत के हनी का गुणवत्ता भी अच्छा है। लेकिन टेस्टिंग लैब की कमी थी, आज तक नहीं बना था, क्योंकि जो भी लोग होंगे किसानों को सोचा नहीं। आज ये टेस्टिंग लैब का उद्घाटन जो एनडीडीबी के साथ मिलकर के बी बोर्ड कृषि मंत्रालय ने किया है, ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने वाला है, गांव में रहने वालों की आमदनी बढ़ाने वाला है। और केवल हनी का ना जोड़ें, हनी के बाद अभी तक उससे पोलेन निकलता जो कई गुना हनी से ज़्यादा कीमत होता, वीवेन निकलता जो उससे कई गुना अधिक होता, उसके वैक्स मोम निकलते जिसके कीमत आप बाज़ार में छोटी सी डिबिया 100 रुपये में मिलते। यानी आने वाले दिन में वैल्यू एडिशन पर काम होगा, क्वालिटी पर काम होगा। और आज 1.25 लाख टन पर चला गया है, जो बहुत नगण्य था उत्पादन। और इसलिए ये टेस्टिंग लैब एक माइलस्टोन का काम करेगा, क्योंकि देश में जितना हनी का उत्पादन होता है उससे ज़्यादा, जो मुझे ज्ञान हुआ है, बाजार में बिक्री है, यानी मिलावटी को रोकने में सक्षम होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक खास रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें, तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड-19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले 1-1.5 दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता न के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC-NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की, अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणु जैसे NDV या RNA वायरस एवं बफेलोपॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC-NTC1 कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं। किसान भाइयों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साथ ही ICAR के दिशा निर्देशों का पालन भी करते हुए अपने खेती किसानी के कार्य करें। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।